हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विक्रांत में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम फर्स्ट लेक्चर में राष्ट्रपति का जानकारी दे चुके हैं आपको। राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद हैं 52 से लेकर के 58 तक हम देख चुके हैं। और इसके आगे हम आज देखते हैं अनुच्छेद अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 से हम आज देखेंगे। और दोस्तों, अनुच्छेद 60 देखेंगे, फिर इसके बाद अनुच्छेद 61 और उसके बाद राष्ट्रपति के जो कार्य से संबंधित जानकारियां हैं अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 जो राष्ट्रपति से संबंधित जानकारियां हैं, हमने उसको फर्स्ट क्लास में छोड़ दिया था, आज उसे भी देखेंगे। और दोस्तों, हम देखते हैं अनुच्छेद सबसे पहले 60। अनुच्छेद 60 है राष्ट्रपति का शपथ। अनुच्छेद 60 है राष्ट्रपति का शपथ। राष्ट्रपति का अनुच्छेद 60 है राष्ट्रपति का। हम राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट PRESIDENT। दोस्तों, हम प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, हम अनुच्छेद 60 देखते हैं, शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति का शपथ। दोस्तों, अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति पद का शपथ के बारे में उल्लेख करता है। दोस्तों, राष्ट्रपति पद का शपथ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाते हैं। यदि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न हों तो उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति पद की शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनकी उपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद का शपथ दिलाता है। यदि किसी भी प्रकार से राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद के रूप में उपराष्ट्रपति पद को शपथ दिलाया जाता है, तो भी इसी प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठतम न्यायाधीश उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाते हैं। अब दोस्तों, हम आते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग। दोस्तों, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया में जानकारी देता है। अनुच्छेद 61 दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना संविधान के उल्लंघन के आधार पर लगाया जा सकता है। संविधान का उल्लंघन के आधार पर ही संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी
राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। और दोस्तों 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी और इसके पहले किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, दोनों में भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। चाहे लोकसभा में पहले हो या राज्यसभा पहले हो, दोनों में से किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया चलाई जा सकती है और 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी सदन में सर्वप्रथम महाभियोग लगाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए 2/3 सदस्यों, 1/4 सदस्य, 1/4 संसद के सदस्य हस्ताक्षर करेंगे कि संविधान का उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है। जब 1/4 सदस्य हस्ताक्षर कर देंगे तब इसके उपरांत 2/3 बहुमत से एक सदन में, लोकसभा में, फिर 2/3 सदस्यों द्वारा राज्यसभा में पारित करना होगा। तब इसके पश्चात राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया पूर्ण होगी। दोस्तों लोकसभा में 2/3 सदस्य, 2/3 तथा राज्यसभा में 2/3 बहुमत या 2/3 आदि सदस्यों द्वारा जब लोकसभा में तथा राज्यसभा में महाभियोग लगाने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तब राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाएगा। तब इसके पश्चात राष्ट्रपति को शपथ देना पड़ेगा। अब दोस्तों हम आते हैं अनुच्छेद 53, जो हमने फर्स्ट क्लास में बताया था, छोड़ दिया था अनुच्छेद 53 को, क्योंकि यह बहुत बड़ा है और इसे देने में एक लेक्चर भी लग सकता है, 1 घंटे से भी ज़्यादा चलाया क्लास जा सकता है इसका। तो दोस्तों हम अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यकारी शक्तियाँ, संघ की कार्यकारी शक्तियों के बारे में अनुच्छेद 53 बताता है। तो दोस्तों संघ की कार्यकारी शक्तियों में हम देखते हैं सबसे पहले राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। दोस्तों जैसे आपको पता है कि राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के तथा सूचना आयुक्त आदि विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों की नियुक्ति करता है तथा उनके सेवाओं से में संबंधित विस्तार करता है। हम उसे देखते हैं क्रमवार। सबसे पहले इसमें हम राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों को देखते हैं। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, विधायी शक्ति। सबसे पहले हम दोस्तों राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति विधायी की शक्तियों के संबंध में जब संसद द्वारा कोई भी विधेयक पारित किया जाता है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, जब पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है। जब राष्ट्रपति के पास जाता है विधेयक पारित होकर, तो इस संबंध में राष्ट्रपति के पास 3 शक्तियां हैं। राष्ट्रपति के पास 3 शक्तियां हैं। पहली शक्तियां हैं
पहली शक्ति है कि राष्ट्रपति उस विधेयक को पारित कर दे। राष्ट्रपति उस विधेयक को पारित कर दे जो संसद द्वारा उसके पास भेजा गया है। राष्ट्रपति उस विधेयक को पारित कर दे और इसमें दूसरी शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास कि उसे रख लें। राष्ट्रपति उसे रख सकता है और इसमें तीसरा है कि राष्ट्रपति उसे पुनः संशोधन के लिए भेज सकता है, पुनः वापिस कर सकता है। दोस्तों, राष्ट्रपति धन विधेयक से संबंधित अगर कोई भी विधेयक है, धन विधेयक से संबंधित अगर कोई विधेयक है तो उसे राष्ट्रपति संसद के पास पुनः संशोधन के लिए नहीं भेज सकता, क्योंकि धन संशोधन जो विधेयक होते हैं उन्हें राष्ट्रपति की आज्ञा मिलने पर ही संसद में विधेयक पारित किया जाता है। इसलिए धन विधेयक से संबंधित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति पुनः संसद में वापस नहीं कर सकता है उसे संशोधन के लिए। इसलिए वह धन विधेयक से संबंधित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति पुनः संसद को नहीं भेज सकता है। और दोस्तों, अब इसमें हम देखते हैं, अब तो हमने संसद को देख लिया है, अब इसमें हम देखते हैं यदि राज्यपाल जो राज्य में विधानमंडल में जो भी विधेयक पारित किए जाते हैं उन्हें राज्यपाल यदि रखता है राष्ट्रपति के लिए, तो राष्ट्रपति इसमें क्या क्या जानकारियाँ देता है। उसमें भी तीन प्रकार की शक्तियाँ हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं यदि राज्य विधानमंडल द्वारा कोई भी विधेयक पारित किया जाता है, यदि राज्य का राज्यपाल उसे रख लेता है राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए, यदि कोई विधेयक राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रखता है तो इस संबंध में भी राष्ट्रपति तीन प्रकार की शक्तियाँ रखता है। पहली शक्तियाँ है राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे सकता है। राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे सकता है। राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे सकता है अर्थात वह विधेयक को पारित कर सकता है, और दूसरे में वह उस विधेयक को जो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा गया है वह राष्ट्रपति अपने पास रख सकता है, अपने पास रख सकता है, अपने पास रख सकता है। और इसमें तीसरा है यदि राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रखा है तो इसमें राष्ट्रपति को शक्ति है कि वह जो चाहे धन विधेयक से पारित हो, चाहे धन विधेयक से संबंधित ही विधेयक पारित हो, धन विधेयक से संबंधित भी पारित हो, धन विधेयक से भी संबंधित हो, धन विधेयक से भी अगर संबंधित है, राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य नहीं है कि वह इस विधेयक को पारित कर दें। जबकि जब संसद द्वारा कोई विधेयक पारित किया जाता है धन विधेयक से संबंधित,
तो राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है, जबकि राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी विधेयक धन विधेयक से संबंधित होने पर भी राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। दोस्तों, इसमें संसद में और राज्य के विधानमंडल में दोनों में अंतर है, तो केवल लास्ट वाले में धन विधेयक से संबंधित है। तो राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित कोई विधेयक को अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है, जबकि राज्य के विधानमंडल से संबंधित कोई विधेयक धन विधेयक है तो वह अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। अब दोस्तों हम देखते हैं न्यायिक शक्तियाँ, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ। दोस्तों, यदि हम राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों पर ध्यान दें तो राष्ट्रपति सबसे पहली जो मुख्य शक्तियां हैं वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है तथा राज्य के न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्यों के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के मुख्य न्यायाधीश, राज्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अब दोस्तों हम इसमें और देखते हैं राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से किसी भी विधेयक के संबंधित में या किसी भी प्रकार से उनकी सहायता ले सकता है। किसी भी प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श करने की शक्ति है। और दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी न्यायालय से जब किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से सज़ा, चाहे मृत्युदंड हो, किसी भी प्रकार से सज़ा हो, चाहे फांसी की सज़ा हो, मृत्युदंड की सज़ा हो, किसी भी प्रकार से दंड को राष्ट्रपति क्षमा करने की शक्ति भी रखता है। क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्तियाँ भी, क्षमादान की शक्ति भी, क्षमादान की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। अब दोस्तों हम इसमें देखेंगे, अब दोस्तों हम आगे आते हैं कार्यकारी शक्तियाँ। कार्यकारी शक्तियाँ, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति। दोस्तों, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों में राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है तथा संघ लोक सेवाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है तथा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक भारत के महान्यायवादी नियुक्ति करता है तथा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक महान्यायवादी रह सकते हैं। वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति करता है तथा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करता है। सबसे पहले
इसमें हम देखें तो महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, महालेखा परीक्षक, यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति तथा उनके सदस्यों की नियुक्ति, उनमें जो सदस्य होते हैं उनके सदस्यों की नियुक्ति करता है, और राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करता है, और महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। और दोस्तों इसमें अगर और हम देखें तो राष्ट्रपति के नाम से ही सभी शासन संबंधी कार्य संचालित किए जाते हैं। शासन संबंधी सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से संचालित किए जाते हैं, तथा राष्ट्रपति के नाम से ही सभी प्रकार से विदेशों में जो संबंध बनाए जाते हैं वहाँ सभी प्रकार की शक्तियों का राष्ट्रपति ही के नाम से ही संचालित किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं। सभी संबंध, सभी सिग्नेचर, दस्तखत राष्ट्रपति के द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। वहाँ पर राष्ट्रपति ही अपनी अनुमति देता है, राष्ट्रपति द्वारा ही किए जाते हैं। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और सभी अपने मित्रों को व्हाट्सएप में, फेसबुक ग्रुप में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। दोस्तों आपको हमारा क्लास कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।